हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं जुलाई 2023 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो गाइस, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो हमारा पेपर में आ सकता है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डायरेक्ट बाय गाइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गाइस न्यूज़ में भी रहा। तो गाइस, जुलाई का आपका विजन आ गया है। अब डेली आपकी क्लासेस में वीडियोस लेक्चर्स हुआ करेंगे, तो कीप स्टेन ट्यून विद आवर चैनल। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो इस बार ना 22वीं आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सजेशंस दिए हैं यूसीसी से रिलेटेड। ठीक है, अब यूसीसी है क्या, सबसे पहली बात तो हमें ये है। तो यूसीसी के लिए आपको सबसे पहले जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है कि यूसीसी एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि आपकी कंट्री में, पूरी इंटायर कंट्री में रिलीजियस जो आपकी कम्युनिटीज़ है विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, सभी का एक ही लॉ मिलेगा। मतलब पर्सनल मैटर जो होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, वो किसी एक लॉ के तहत ही अप्लाई किए जाएंगे। करेंटली हमारी कंट्री में पर्सनल लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर रिलीजन का अपना स्पेसिफिक लॉ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, जिसमें हम हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट को कवर करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम्स के लिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो अलग है, 1925 वाला, वो क्रिश्चियंस के लिए अलग, पारसीज वाला जो है वो वाला, ये सारे इंडियन सक्सेशन एक्ट इन तीनों कम्युनिटीज़ पे फॉलो होता है। अब आप पहले ये देखो, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पर क्या सिलसिला था, बैकग्राउंड क्या है यूसीसी का, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में चीज़ें चेंजेस थी। पहले 1840 में प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर कुछ एम्फेसाइज ये किया गया कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि यूनिफॉर्मिटी आएगी तो उससे फिर आपके रिलेटेड ऑफेंसेस, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ नया बनेगा। लेकिन रिकमेंडेशंस में पर्सनल लॉज को मुस्लिम हिंदूज़ के शुड नॉट बी कॉडिफाइड नहीं करा गया उस समय पर। मतलब देखो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लेकर आए वो, लेकिन कहाँ पे लाए, रिलेटेड टू ऑफेंसेस, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाले उन्होंने उसमें कोडिफाई करा, उसमें इंपॉर्टेंस उन्होंने यूनिफॉर्मिटी की दिखाई है। लेकिन जो रिकमेंडेशंस थी पर्सनल लॉज की, ये सब की, वो सॉरी चेंज थी, कोडिफाई वहाँ पे नहीं किया। BN राव कमेटी, याद रखना, 1941 में इसने रिकमेंड किया था पहली बारी कि भाई हिंदू लॉ को कोडिफाई करा जाए, विच वुड गिवन राइट, इक्वल राइट्स टू वुमेन को वो इक्वल राइट्स देंगे। ठीक है, BN राव कमेटी ने इस बात को वहाँ पर रखा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसमें सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स है ना, सबको अलग अलग तरीके से वहाँ पर उन्होंने प्रोविजंस कुछ लगाए, उन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये सब करते हुए उन्होंने एक प्रोविजंस तैयार किए। 4 आपके फिर उसके बाद आपके अमेंडमेंट हुई और कुछ नए मेजर इनेक्टमेंट हिंदू लॉस के होने लगे, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, से तरह के हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ये सब हिंदुओं का आ गया। ठीक है, अब अर्लियर क्या होता था, लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन दी थी, पहले भी दी है, ऐसा नहीं है। आपका 2018 का ना एक पेपर था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, उसमें भी उन्होंने कंसल्टेशन दी है। अब यूसीसी में तब बोला गया था कि यूसीसी ना की ज़रूरत है, ना ही ऐसा लोग इच्छाएं दिखाते हैं, नॉट डिज़ायरेबल, नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल, ऐसा कुछ कर कर आया। फिर आपका रिकमेंडेशंस में ये आया कि जो एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज हैं अक्रॉस रिलीजन्स रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड, उनको क्या करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है, उनको उनके टैकल करना, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी को करने की ज़रूरत है। अच्छा, गोवा याद रखो, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई इंडिया का स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रैक्टिस करता है। हाँ जी, बिल्कुल करता है। गोवा ही हमारी कंट्री में ऐसा स्टेट है जहाँ पर सिविल कॉमन सिविल कोड चलता है, इन प्रैक्टिस सपोर्टिव सिविल कोड ऑफ 1867, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं यूसीसी के फेवर में, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा, जब भी आप पॉलिटी के आंसर्स लिखो, एक बात का ज़रूर ध्यान में रखना कि कुछ अगर उस चीज़ से रिलेटेड, यूसीसी से रिलेटेड जो भी केस है या कुछ प्रोनाउंसमेंट, कुछ जजमेंट की हुई है, तो वो आपको अपने आंसर्स में ज़रूर कोट करनी है। ठीक है, जैसे देखो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही मतलब ये एक ऐसा केस था जो बहुत ज़्यादा रहा। शाहबानो बेगम का भी केस था 1985 का, उसमें आउटलाइन किया गया पार्लियामेंट में कि भाई कंटोर्स ऑफ कॉमन सिविल कोड, ये याद रखना। सरला मुदगल जी का केस में रिलेटेड नीड फॉर पार्लियामेंट की भाई ज़रूरत है, सरला मुदगल के केस में 1995 में रियलाइज़ किया गया कि इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है यूसीसी को। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में। शायरा बानो का केस था 2017 का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पर 2017 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिद्दत को, या इंस्टेंटेनियस ट्रिपल जो तलाक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको अपने पेपर में ज़रूर कोट करना है व्हेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई फेवर में क्यों है लोग यूसीसी के।
तो सबसे पहला फेवर बताते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही ऐसी है, यानी आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का है वो ये बात को कहता है कि वी शुड हैव समथिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री में ज़रूर होना चाहिए। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 44 आपको ज़रूर याद रखना है। सेकेंड है ये सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट करें, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग अ यूसीसी वुड अपहोल्ड दी प्रिंसिपल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ डू नॉट डिक्टेट सिविल मैटर्स। ठीक है, आपको रिलीजियस बिलीव्स के थ्रू नहीं बल्कि एक अल्टीमेटली सेक्युलर स्टेट क्योंकि हम हैं इसीलिए हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला लिख क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। सेकंड इज बीइंग अ सेक्युलर कंट्री वी शुड फॉलो और वी शुड इम्प्लीमेंट यूसीसी। तीसरी चीज़ है अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रेशन को बनाए रखने और बरकरार रखने के लिए कॉमन सिटीजनशिप हमने दे रखी है ना, एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी ये ज़रूरत है, कम्युनिटी डिविजन्स को हटाने के लिए ज़रूरत है, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। अब आप देखो मुस्लिम जो वुमेन्स होती हैं वो कितना ज़्यादा, देखो 17 में जाके जब आया ट्रिपल तलाक वाला ख़त्म हुआ तब जाके थोड़ा सा उनको राहत हुई, उसमें से भी कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं विच इज़ अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेटिंग इन द नेचर। इसीलिए यूएनएचआरसी ने भी बोला था, हैज़ कॉल्ड ऑन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूसीसी दैट वुड हेल्प इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसी बातें पेपर में ज़रूर लिखनी है कि यूएनएचआरसी ने कोई ऐसी बात यूसीसी के लिए लिखी है, यानी इंटरनेशनल बॉडी है, उसने भी इंडिया को बोला है कि आपको करना चाहिए सो दैट आप अपने इस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाओ। कौन से वाले, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अब क्या होगा, यूसीसी के आने से ना आपके जो लॉज हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर से होते हुए सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। आपकी मैरिज सेरेमनी, डिवोर्स, सारा का सारा एक ही लॉ में बंधा होगा। मान लो किसी को डिवोर्स भी लेना है तो उसका पता होगा, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड, है ना, एफिशिएंट फास्टर तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप। तो आप सारे आर्गूमेंट में फेवर में क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, सेक्युलर प्रोविजन है, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा, जेंडर जस्टिस देगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज लाइक दिस। एंड उसके बाद मॉडर्न टाइम्स की ज़रूरत है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड आपके लॉज को अलाइन करने के लिए, सोशल लैंडस्केप को, इंक्लूसिविलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए ज़रूरत है। ठीक है, ये सब इसके फ़ायदे समझ गए आगे। अब इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट समझो। देखो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में, दैट इज़ डाइवर्सिटी। यूसीसी को इम्पोज करने से आपका आर्टिकल 25 वायलेट होता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। वहाँ पे क्या बोला जाता था ना, कल्चरल राइट्स, रिलीजियस आइडेंटिटी आपकी जो भी है उस हिसाब से आप चलिए। तो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट ऐसा लोग कहते हैं यूसीसी है। तो इम्पोजिंग अ कॉमन सिविल कोड में अल्टीमेटली डाइल्यूट द यूनिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन एंजॉयड बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स, ये एक बात है। उसके बाद समस्या अगर इसमें लोग अगेंस्ट में बोलते हैं, दैट इज़ लैक ऑफ कंसेंसस, यानी कि सबके ट्रेडिशन कस्टम बहुत अलग हैं, सब अपने कस्टम ट्रेडिशन रिलीजियस लॉज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसलिए भी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर हमने इसको फोर्सफुली कराया तो सोशल अनरेस्ट होने की संभावनाएं रहेंगी। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करोगे गाइस, तो देखो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि सभी स्टेट्स का अपना अपना रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स अलग अलग हैं, है ना, तो अगर आपने ये सब किया उन पर, अगर उसको फोर्सफुली लेकर आए तो ये अल्टीमेटली इट विल इन्फ्रिंज, यानी कि इन्फ्रिंजिंग का मतलब क्या होता है, ये तोड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ये इंटरफेयर, हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए स्टेट्स आर बेटर पोजीशन टू असेस एंड लेजिस्लेट पर्सनल लॉज, तो उनको अपनी नीड्स एंड लोगों के अपने हिसाब से चलने को दे दिया जाए। क्यों आप बेकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो, ये आपके अगेंस्ट में आर्गूमेंट है। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट योर डाइवर्सिटी, इट इज़ बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम देगा, लैक ऑफ कंसेंसस का, ये सारे पॉइंटर्स आपको यूसीसी वाले आंसर में लिखने हैं। अच्छा, वे फॉरवर्ड में जो समस्याएं हैं उसको डील करोगे आप, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में इंगेज हो, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बातचीत करें आपस में। सेकंड है, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होनी चाहिए। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इज़ नॉट यूज एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल गेन्स, बल्कि वो ऐसा करे कि इंक्लूसिव मैनर में रखे। अवेयरनेस की जहाँ तक बात आ रही है, तो कॉमन सिटीजन्स मस्ट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड यूसीसी और बेनिफिट, तभी तो वो उसको स्वीकार करेगा। तो कॉमन सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि दिस विल रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सब इसमें आए और हर एक मुद्दे जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उसको भी कॉमन सिटीजन्स को समझाने की कोशिश करें। डिस्क्रिमिनेशन को जहाँ पर हो रहा है उसको इरेडिकेट करने के लिए यूसीसी की ज़रूरत है ना आपको,
ये बात आपको समझानी पड़ेगी, लेकिन फिर थॉरो रिव्यू चाहिए एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज का। उनको अगर आप चेंज करके ला सकते हो, यूसीसी की लाइन में ला सकते हो, तो वो भी करो आप। पीस मील अप्रोच, देखो ये बहुत बड़ा टर्म देखो यहाँ पर आ गया। अब आपको पता होना चाहिए अडॉप्टिंग अ पीस मील अप्रोच का मतलब क्या होता है। देखो यूसीसी शुड बी आइडली बी रीच्ड अ पीसफुल मैनर लाइक द रीसेंट अमेंडमेंट ऑन द एज ऑफ मैरिज, जैसे हम देख सकते हैं ना। पीस मील का मतलब समझते हो आप, कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते, दिस कुड पेव द वे फॉर इंटरनल रिफॉर्म एंड चेंज विद इन द रिलीजियस डिस्पेंसेशन। जैसे कि सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि आपने एज ऑफ मैरिज को थोड़ा सा अमेंड करने की बात करी। पहले देखो, पहले कितना 12 साल होती थी, फिर आपकी उम्रें चेंज होने लगी धीरे धीरे, है ना। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन दिस वे। तो आपको छोटा छोटा कुछ ऐसा प्रोविजंस क्रिएट करने चाहिए जिससे, देखो अगर आप एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो वो फिर एक बहुत बड़ा सोशल अंडरस्टैंड रहता है। लेकिन अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में चेंजेस लाओगे तो डेफिनेटली इट विल पे फॉर इंटरनल रिफॉर्म्स एंड चेंजेस। ठीक है, तो यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल कि वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अडॉप्ट अ पीस मील अप्रोच। ठीक है, कुछ सर्टेन इंडियन लॉज हैं जो यूनिफॉर्म कोड को सिविल मैटर्स में फॉलो करने चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारा इस तरह से जो लॉज है उसको भी फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म कोड तो है ही मोस्ट सिविल मैटर्स में, है ना। कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज, कोडिफाई कर लो आप। और देखो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, फेयरनेस प्रमोट करना है आपको। इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग अ रिजिड यूनिफॉर्म कोड, हमें कुछ ऐसा रिसॉर्ट होना चाहिए जिसमें मैरिज डिवोर्स मैटर्स को हम एक्स्ट्रा जुडिशल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व करा पाए। यही पेपर में आपको इस तरह से आंसर को लिख कर आना है। दिस इज़ अबाउट योर यूसीसी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जुडिशल पेंडेंसी के बारे में हम समझते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिसेंटली राज्यसभा में 5.02 करोड़ केसेस को दिखाया कि भाई वर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। ठीक है, इन्फॉर्म किया उन्होंने राज्यसभा को। अब जस्टिस पेंडेंसी का या जुडिशल पेंडेंसी का मतलब क्या है कि आपने जुडिशल सिस्टम जो है आपको क्लॉक स्टेट में, क्वांटम ऑफ लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके आउटपुट उस तरह से नहीं जा पा रहे हैं, स्लो पेस पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स को लड़ा जा रहा है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि आप ये थोड़ा थोप दोगे कि भाई गलती है किसी की। अल्टीमेटली पहले आपको ये देखना पड़ेगा पेंडेंसी है क्यों इतना केसेस की। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जजेस ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जजेस टू पॉपुलेशन लो रेशो में है। हमारे यहाँ वैकेंसीज को फिल नहीं किया जाता है जुडिशल ऑफिसर्स एंड जजेस की। फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट होती रहती हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें मैक्सिमम ऑफ 3 एडजर्नमेंट पर केस इज़ नॉट फॉलोड। इज ओवर 50% ऑफ द मैटर जो है किए जाते हैं वो कोर्ट्स में हर्ट किए जाते हैं, लीडिंग टू राइज ऑफ पेंडेंसी केसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, हमारे पास एडिक्वेट फंड नहीं है कॉम्प्लेक्स को तैयार करने की। इंटरनेट ऐसा हो, उसमें वर्किंग स्टाइल जो हो उसका वो अच्छा हो, कोर्ट रूम्स हो, है ना। न्यू अपॉइंटमेंट्स में जब वो आए तो सारी चीज़ें क्रिएट हो। आपकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिले होता है। आप जो सिविल और कोर्ट के मैटर्स निकाल के लेकर आते हो उसमें आपको मिसअलाइंड इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को ना समझते हुए बहुत ज़्यादा ना आपका इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नहीं है आपका। कुछ और भी इश्यूज़ हैं, कोर्ट की पावर को कंटेम्प्ट करने का अब्यूज़, इम्प्रॉपर कोर्ट रूम बिहेवियर, ये सारी दिक्कतें हैं आपके साथ। अब वे फॉरवर्ड में साफ तौर पे कहा जा रहा है सबसे पहले तो अपनी इस समस्या को दूर करो कि आपकी जो वैकेंसीज फिल करने वाली बात है वो करो। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो कॉलेजियम शुड टेक एडिक्वेट सेफगार्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन सेलेक्टिंग जजेस सो दैट जो जजेस हैं हाई कैलिबर के हैं, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी आर अपॉइंटेड टू द हायर कोर्ट्स। जितने भी ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैं वो हाई स्टैंडर्ड पे मेंटेन हो, उसका काम करना है। इसके लिए याद रखना है आर्टिकल्स को भी जरूर डालना है। आर्टिकल 224A एंड 128 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, कैन बी इन्वोक्ड टू अपॉइंट एड हॉक जजेस की ज़रूरत पड़े तो उनको भी बुलाना है। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड जो उनका जुडिशरी का है वो भी मेंटेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा हाई कैलिबर जजेस को लेकर आओ आप। प्रमोट करना है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, बहुत ज़रूरी है। ADR अगर डेवलप ज़्यादा हो जाएगा, देखो कोशिश ये करनी चाहिए कुछ केसेस को आप ADR में ही सॉल्व कर लो, कोर्ट में जाए ना इतने केसेस। इसीलिए आपका लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन सिस्टम्स हैं, मीडिएशंस हैं, कंसिलिएशन है, जो सिविल केसेस है कम से कम उनका बोझ कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। आपका ट्रेनिंग डिजिटल स्टाफ होना चाहिए, आपका जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो ताकि एडिक्वेट फंड वगैरह आपके पास हो, उसकी तरफ डेवलप करो। टाइम लिमिट सेट करना बेहद ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपने सुना होगा नाम,
कि उनका फटाफट से केसेस को रिजॉल्व किया जाता है, उनका टाइम लिमिट है क्योंकि सेट है कितने काम इस काम में कर लेने हैं। ऐसा ही सभी चीज़ों पर आपको करना पड़ेगा, टाइम लिमिट को सेट करना पड़ेगा, किस केस को कितने देर में सुनना है, कैसे डिसाइड करना है, वो सारी चीज़ें। क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजरल लॉ को चेंज करने की बेहद ज़रूरत है ताकि आपके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वायलेशन रिड्यूस हो। रिफॉर्म आए फॉरेंसिक्स में, बैलिस्टिक टेस्टिंग में। ग्रीवेंस रिड्रेसल को करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको इंसेंटिव देने हैं, सैंक्शन बेस्ड आपके मॉडल बनाने हैं मोटिवेशन के, ताकि सिटीजन अबाइड करें, उसी लॉ के थ्रू चलने की कोशिश करें। अल्टीमेटली उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोहिबिटिव पेनल्टीज़ भी लगाओ। अगर आपको लग रहा है ना कुछ चेक ट्रैफिक वायलेशन, कुछ सिविक वायलेशन हुई है तो वहाँ पर आप लगाओ प्रोहिबिटिव पेनल्टी शुड भी इम्पोज। चेक आपके ट्रैफिक वायलेशन, ये सारी जो भी लिटरिंग भी करते हैं पब्लिक में, फर्स्ट टाइम पिटी ऑफेंडर्स हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका आता है ईडी के बारे में, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। कई बार सुना होगा आपने। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आपका 3rd एक्सटेंशन दिया है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को, इन्फोर्समेंट को, चीफ को इनवैलिड घोषित करा है, ठीक है। अभी आपने सुना भी होगा कि 3rd एक्सटेंशन ईडी को नहीं दी जानी चाहिए, वो इनवैलिड है। अब इनवैलिड में देखो बात तो आई, पर आपको समझने की ज़रूरत है इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट बाय ईडी कहाँ कहाँ करता है, ईडी कहाँ कहाँ काम करता है, किस एक्ट के तहत। पीएमएलए, फेमा, FEOA और इसमें आपका कोफपुसा में, ठीक है। इन सब जगह पर उस एक्ट के तहत ईडी को काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आपको बोल दिया भाई कि तीसरी बारी हम ईडी को आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, साफ तौर पे बोला। ये भी बोला भाई कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इस तरह से है। तो अमेंडमेंट अलाउ द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ईडी का मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशन तक आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा अमेंडमेंट्स में है। अच्छा, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो करंट ईडी का चीफ टर्म है वो अनलॉफुल है और वो सुप्रीम कोर्ट की 2021 की जजमेंट को वायलेट करता है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब ईडी का मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक क्राइम्स को, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ लॉज में वायलेशन हुआ है उसके बारे में बात करती है। ईडी किसके अंडर है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ईडी का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ईडी डायरेक्टर अपॉइंटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ CBC एक्ट 2003। टेन्योर शुड नॉट बी लेस देन 2 years, है ना, ये वाली बात है। मैंडेटरी 2 years अपॉइंटमेंट पीरियड है जो फॉलोड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 3 एनुअल एक्सटेंशंस। अच्छा, समझने की ज़रूरत है ईडी की पावर क्या क्या है। तो पावर टू सीज असेट्स, पावर टू सीज असेट्स सबसे पहली बार है कि भाई असेट्स को सीज करने की। ईडी हैज़ अथॉरिटी टू अंडरटेक सर्च एंड सीजर अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। पावर टू समन, फीमा जो है एम्पावर्ड द ईडी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट एनी पर्सन जो भी इससे आपके रिलेटेड है। मोर ओवर अंडर ईडी हैज़ द सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट, ठीक है। डिस्कवरी करना, इंस्पेक्शन करना, ये सारा काम आपका ईडी की तरह, ईडी एक तरह का सिविल कोर्ट की तरह ही काम करता है। डिस्कवर करना, इंस्पेक्शन करना, एविडेंस को ढूंढना, संबंध देना, ये सारा। ईडी के पास ये भी पावर होती है कि इफ़ एनी पर्सन वायलेट PMLA 2002 या फेमा को उन्होंने वायलेट करा है तो विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी फॉर्मल FIR बाय पुलिस वो बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। एडमिसिबिलिटी के भी रिकॉर्ड ये सारा काम करते हैं। तो आपको याद रखना है डायरेक्टर्स में क्या ईडी के क्या क्या पावर्स होती है। फाइन, पेनल्टी लगाना, एरियर्स लगाना, ये सब काम करता है ईडी। दस नॉट सब्जेक्ट टू चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, ये भी है इसमें कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है ईडी ऑफिशियल्स करते हैं कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन कोर्ट एज आर नॉट पुलिस ऑफिशियल्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू चैलेंज उसमें नहीं आता है, सेल्फ इंक्रीमेटरी में नहीं आता है। ध्यान रखना मेरी इस बात का। देखो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है गाइज, बहुत ज़्यादा आपके काम की है। लेकिन अब इश्यूज़ क्या हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के, सबसे बड़ी कन्विक्शन रेट की दिक्कत है। कन्विक्शन रेट बहुत लो है, चीज़ें ठीक से बन नहीं पाती हैं, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ये सब की दिक्कत है। पॉलिटिकल टूल ज़्यादातर रूलिंग पार्टी यूज़ कर देती हैं। फॉलिंग क्रेडिबिलिटी, इमेज जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी CBI है, ईडी है, ये सब की ना बहुत ज़्यादा इमेजेस ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि करप्शन की वजह से, इम्पार्शियल होने की, लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी, क्लोज नेक्सस विद द पॉलिटिकल क्लास, इसलिए ये ना बदनाम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला लेता है। वर्कफोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस ज़्यादा है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें आपकी कैपेसिटी को इन्हांस करना पड़ेगा, यानी कि तो वर्कफोर्स हटाओ, वर्कफोर्स को बढ़ाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन लगाओ इनका,
पेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, ओवरसाइट कमेटी जो है ओवरलुक जो कर रही है स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन केस प्रोसेस वो ध्यान दें, पुलिस अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड अबाउट द ईडीज़ रूल, उसकी रिफॉर्म्स है ना, ये सारी चीज़ों को कर लें। तो ये अब आपका था। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है गाइस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसी में हम कोशिश करेंगे अपना आपका पॉलिटी वाला सेक्शन ख़त्म कर लें, ठीक है। थोड़ा सा गाइस वीडियो बड़ी भी हो कोई नहीं, आप कम से कम आपका ना ये पॉलिटी का सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो यू कैन इवन मैसेज अस इन दी कमेंट सेक्शन, है ना, वो भी कर सकते हो आप। अच्छा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करते हैं। बोथ हाउसेज हैज़ पास द मल्टी स्टेट, दोनों हाउसेस ने यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल को अमेंड करने को बोला, और एक नया जो आपका आया ना 2002 वाला अमेंड किया गया है, उसी को बात कर रहे हैं। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है क्या, देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते ही हो आप। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर रहा है कि हम ना कंसोलिडेट कर रहे हैं सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, बल्कि वो मेंबर ऑफ द मोर देन वन स्टेट्स के भी मेंबर्स को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट को करेंगे काम। की प्रोविजंस क्या है, एक्ट अप्लाइज टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। रजिस्ट्रेशंस की बात करोगे तो आपके जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा थ्रू ए सेंट्रल रजिस्ट्रार। तीसरी चीज़ है इंटरनल गवर्नेंस की, यानी कि जितने भी आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं मे मेक इट्स बाई लॉज कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। चौथी चीज़ है रीऑर्गेनाइजेशन की, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो एक स्कीम ऑफ अमलगमेशन ये सारी की सारी चीज़ों को प्रिपेयर करेगा, है ना, और अल्टीमेटली प्रायर अप्रूवल आपकी आरबीआई का लेकर इस तरह से आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कुछ नई डेवलपमेंट ये हुई है कि कैबिनेट ने अब 3 लेवल पर इस एक्ट के तहत नेशनल लेवल पर एमसीएस को क्रिएट करा है। जैसे नाम रख दिया नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज सोसाइटी, इस तरह के बना दिया। समझने की ज़रूरत पता है क्या है, समझने की ज़रूरत ये है कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंसिस्टेंसी विद पार्ट 11 बी, आपको पता है आपका जो एक्ट है ना, पार्ट जो है 9 बी रिलेटेड टू योर आपकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो MSCS एक्ट जो है नीड्स टू बी अमेंडेड टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में था, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया गया है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है। नीड फॉर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी आपको, इसलिए आपको करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सभी मेंबर्स का होना चाहिए, सभी को टाइमली एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए लाइक दिस। और फिर कुछ रिवाइवल भी करना था हमें, कुछ बहुत ज़्यादा जो आपकी सिक हो गई थी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको ठीक करने के लिए, उनको पेड अप कैपिटल टाइमली पहुँचे, फ्री रिजर्व सरप्लस ये सारा के कैश लॉसेस को सफ़र जो कर रही थी वास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उसको ठीक करने के लिए किया गया। बिल के फीचर में पहली चीज़ क्या है, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। बिल में स्पेसिफाई किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश दी कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ताकि वो कंडक्ट करे इलेक्शंस एंड ऑल। अथॉरिटी में चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करेगी। फिर अमेलगमेट करना, डिवीजन करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, फंडिंग करना फॉर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है उनको फंडिंग देना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट आर इन प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर उनको फिनेंस करना फंड को। ये सारी चीज़ें की गई हैं कि कंप्लेंट को रिड्रेसल में लेकर आना, कंप्लेंट के ग्रीवेंसेस को समझना, कोई ऐसे अगर आ रही है तो बोर्ड में आपके 2 एडिशनल डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड कराया गया है। तो इन कंक्लूडिंग लाइंस अगर आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सक्सेसफुल चलाने के लिए ही, कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए ये सारी चीज़ों को किया गया। Now the next article is about the Cinematograph Amendment Bill 2023। ये रिसेंटली पास हुआ आपका। CBFC जानते ही हो आप, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है ना, आपकी फिल्मों की नगरी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना है। और इसका काम क्या है, टू इंश्योर गुड एंड हेल्दी इंटरटेनमेंट, जो आपके इस प्रोविजंस के थ्रू चलेगा, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 था। बिल में अमेंड किया गया है सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट एक्ट 1952, जिसमें कुछ नए प्रोविजंस को डाला गया है सर्टिफाई करने के लिए फिल्म्स को, है ना। अब इस एक्ट में आपको सेंट्रल बोर्ड जो आपका फिल्म सर्टिफिकेशंस है इसमें कुछ प्रोवाइड करा गया है, कुछ सब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया है, कुछ चीज़ों को मतलब बेसिकली इस अमेंडमेंट में सर्टिफिकेशंस को और इफेक्टिव करके बनाया गया है। जैसे एज रिलेटेड चीज़ों को
सेपरेट प्रोविजंस इस तरह से बनाया गया। तो बिल टेंड्स टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो फिल्म इंडस्ट्री में है, ताकि आपके कंटेंट जो भी नए सर्टिफिकेशन कैटेगरी के दिखाए जा रहे हैं वो सारी समस्याओं से दूर हो। और करंट देखो व्यूअरशिप जो है ना, ज़्यादातर अभी आप देखो फिल्म वगैरह ना देख के लोग OTT प्लेटफॉर्म्स, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब ज़्यादा देखने लग गए हैं। तो अर्ली रेगुलेशन ऑफ देम इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि सोसाइटी का बेटरमेंट हो, इंडस्ट्री उस हिसाब से चलने लग जाए। इस बार इस तरह की चेंजेस को लेकर आया गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिटी सेक्शन। शॉर्ट्स विल बी कवर्ड इन द शॉर्ट्स ओनली, ठीक है। एंड फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, ठीक है। तो लेट्स स्टे इन द चैनल, और हमें जो भी अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।